देखो, भारत के भूगोल में हमने क्या क्या देखना है। आगे का हमारा जो टॉपिक है, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, अब भारत की प्रमुख नदियां, कोई भी देश, किसी भी देश की तरक्की, यदि किसी भी क्षेत्र की तरक्की होनी है तो वहां पर नदियों के आधार पर होती है। कोई भी सभ्यता जन्म लेती है वो नदियों के आसपास ही सभ्यता जन्म लेती है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि भारत की प्रमुख नदियां, अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी नदियों को भी देखेंगे, छोटी नदियों को भी देखेंगे। तो देखिए, भारत की प्रमुख नदियों के दो तंत्र हैं। यदि हम देखें तो पहला भारत की नदियां। अब देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अधिकांश नदियां वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। मतलब भारत में वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, उस जल के कारण नदियों में अधिक जल संग्रहित हो जाता है, जल होता है, और बाकी नदियां कहाँ जाकर गिर जाती हैं? तो कहीं अरब सागर में, तो कहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अधिकतर नदियां भारत में किसी एक नदी से दूसरी नदी में जाकर मुहाना बनाती है, गिरती है। लेकिन कुछ प्रमुख नदियां, जैसे कि भारत की नदियों में देखें तो हमें दो प्रकार की नदी तंत्र दिखता है। भारत की नदी अपवाह तंत्र, एक हिमालयी नदी तंत्र। अब ये हिमालय नदी तंत्र क्या होता है बेटा? और एक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से बताया कि जो भारत है वो भारत कैसा भारत है। तो भारत को कुछ मैंने इस प्रकार से आपको बताया कि जो भारत है, ये भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, और इस हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो इस हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, और मैंने आपको इसी में बताया कि ये जो दक्षिण का भाग है ये प्रायद्वीपीय भाग। इस प्रायद्वीपीय भाग और इस हिमालय की नदियों को हमें पढ़ना। इस वाले तंत्र को, माने हिमालय से निकलने वाली नदियों वाले तंत्र को हिमालयी नदी तंत्र, और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्व की दिशा में बहने वाले तंत्र को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। अगर हम हिमालय नदी तंत्र की बात करें तो हिमालय नदी तंत्र को लगभग 3 भागों में हम बांट सकते हैं। यहाँ पर हिमालय नदी तंत्र को देखें तो पहला आपका सिंधु नदी तंत्र देखिए। सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैं एक एक नदियों के बारे में बताऊंगा। अब जब सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बढ़ाया था कि जहां अब हमने जब पठार देखे थे, जब पर्वत श्रृंखला देखी थी, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में जब हम देखे तो उत्तर में हमने यहाँ पर एक पठार देखा था, तिब्बत का पठार, और उसी पठार में एक मानसरोवर झील के बारे में हमने नाम बताया था। किस झील के बारे में नाम बताया था? मानसरोवर झील के बारे में। अब जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी, और ये कराची के निकट जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये नदी और इसकी सहायक नदियां, जैसे कि सिंधु की सहायक नदी है झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज। इन नदियों के जो तंत्र हैं, उस नदी तंत्र को हम कहेंगे सिंधु नदी। सिंधु एवं उसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदियों के नाम बता रहा हूं। सिंधु की सहायक नदी में आपकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, काबुल, गांधार, ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो सिंधु नदी तंत्र यहाँ पर होगा। इसी तरह सिंधु के आसपास सहायक नदियों का मतलब जो बताया मैंने कि इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी का ये तंत्र जो होगा ये सिंधु नदी तंत्र होगा। यहीं से मैं आपको बता रहा हूं कि यहीं से आपका क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी आपको पता है कि आपके इस खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये गंगा नदी में अनेक सहायक नदियां, रामगंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, है ना, और भी चंबल किसमें जाकर है? तो यमुना में जाकर चंबल मिलती है, तो चंबल भी इनकी सहायक नदी हुई। ठीक है, चंबल, यमुना, यहाँ पर केन, सोन, जो भी नदियां हैं, केन नदी चंबल में मिलती, यमुना में मिलती है, और टोंस नदी आपकी गंगा में, ऐसी ही सोन नदी भी गंगा में मिलती है। तो ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी तंत्र हो गया।
इसी प्रकार एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सांगोको के नाम से निकलती है। और कल हमने जो दर्रा पढ़ा था वो यहाँ पर हमने यांगयाप दर्रा पढ़ा था, इससे ये प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है और जमुना और मेघना के नाम से बहते हुए ये कहाँ मिल जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसमें सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहां से क्वेश्चन है, तो ये हुआ आपका हिमालय नदी तंत्र, अर्थात वहां नदी तंत्र जिससे निकलने वाली नदियां सारी की सारी कहां से, हिमालय से निकलती हैं और वो जाकर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तंत्र को हिमालय नदी तंत्र। यहाँ की नदियों में साल भर जल निश्चित निरंतर बहते रहता है, क्योंकि यहाँ का स्रोत वर्षा पर निर्भर नहीं होता, यहाँ का स्रोत निर्भर होता है यहाँ पर मिलने वाले ग्लेशियर। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर के पिघलने से इन नदियों में पर्वतों से पानी निरंतर क्या होते रहता है, जल निरंतर बहते रहता है। इसलिए इन नदियों का जल स्रोत क्या होता है, थोड़ा इसमें जल साल भर निरंतर बहते रहता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लो कि गंगा नदी में जल समान रूप से साल भर वर्षा का जल या और आपका हिमालय से निकलने वाला जल बहता रहता है, निरंतर बहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये नदियां आपकी कौन सी हैं, पर्वतीय क्षेत्र से निकलने की। अब आगे हम देखें कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये यानी कि आपकी ये प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप के दो भाग है, यानी कि एक पूर्व की दिशा में जाने वाली नदियां और एक पश्चिम की दिशा में जाने वाली नदियां। पश्चिम पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां, जैसे कि अगर हम बात करें तो नर्मदा, ताप्ती और माही जैसी नदियां जो हैं वो आपकी पश्चिम की दिशा में जाने वाली नदियां हैं। वहीं पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि पूर्वी हिस्से में जाती है। ठीक है, तो यहां से ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि जो भारत है, भारत के नदी तंत्र में दो नदी अपवाह तंत्र हैं, एक हिमालय नदी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जो हिमालय नदी अपवाह तंत्र है, इस हिमालय नदी अपवाह तंत्र में तीन प्रमुख तंत्र आते हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद में एक आता है गंगा नदी तंत्र। यहाँ पर लिख देता हूं हिमालय नदी तंत्र। इसमें तीन तंत्र हैं, एक है आपका सिंधु नदी, दूसरा है आपका गंगा नदी और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी। हम अगर देखें तो भारत में सबसे अधिक बड़ा जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी। क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, सबसे बड़ा ड्रेनेज एरियाज कौन सा है, तंत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना कि गंगा नदी अपवाह तंत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, जबकि गोदावरी नदी तंत्र जो है वो दूसरा भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यदि हम बात करते हैं, यदि भारत में सिंधु नदी का पूरा जल क्षेत्र होता, यानी कि पाकिस्तान में सिंधु नदी ना दी गई होती, पाकिस्तान का विभाजन ना होता तो इस स्थिति में भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र होता सिंधु नदी अपवाह तंत्र। क्यों? क्योंकि भारत में कुछ ही किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर के लगभग में सिंधु नदी बहती है, जबकि सिंधु नदी का संपूर्ण बहाव क्षेत्र ज्यादातर कहां पर है, तो आपके पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखना। और इसी सिंधु नदी के तट पर, इसी सिंधु नदी के आसपास, इसकी सहायक नदियों के आसपास क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। आपको पता है इसके बारे में कि सिंधु नदी की खोज 1921 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ये आपको ध्यान रखना है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की खोज यहाँ पर हुई है। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रारंभ में नदियों का एक आउटलाइन बताई है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे की ओर हम चलते हैं तो इस भारत के हिमालय के बारे में चले तो हिमालय नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। इसे पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिंधु नदी तंत्र, इसको ध्यान से समझें। आप जानते हैं कि मैंने आपको इससे पहले सारी कक्षाओं में ये बताने का प्रयास किया है, आप लोग ध्यान दें तो हमने पर्वत पढ़ चुके हैं और पर्वतों में हमने बताया कि जो हिमालय है ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के द्वारा बटा हुआ हमने आपको बता चुके हैं।
है ये हिमालय क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। और आप जानते हैं कि इस तिब्बत के पठार जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर। जो मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील जो है ये कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। इस मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है, आपको मैंने पिछली कक्षाओं में यहाँ मैप बनाया था, तो उसमें आपको मैंने बताया कि उत्तर में हमारे यहाँ पर काराकोरम श्रेणी और उस श्रेणी के बाद में उसके दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम जो हमने ट्रांस हिमालय बताया था। क्या बताया था बेटा? ट्रांस हिमालय, ये 3 भाग थे ट्रांस हिमालय के। एक था आपका काराकोरम, ठीक है। दूसरा भाग हमारा क्या था? लद्दाख। और तीसरा भाग क्या था? जैसलमेर, बताया था। तो यहीं पर ऊपर वाला काराकोरम, नीचे आपका लद्दाख और अगला जो है वो आपका जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ इसकी बात करें तो ये जास्कर श्रेणी, यहाँ पर एक जो नदी है ये सिंधु नदी, ये आपकी लद्दाख और जास्कर नदी के मध्य से, जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती हैं और भारत में बहते हुए आपकी पीओके वाले क्षेत्र में जाकर ये पाकिस्तान में बहता है। तो ये सिंधु नदी, क्वेश्चन आएगा कि भारत में सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती हैं? तो आपका आंसर होगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहने वाली सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती हैं, जो 2900 किलोमीटर बहते हुए कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहां पर गिरती है बेटा? अरब सागर में। जैसा आपको मैंने बताया कि ये सब, इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक। तो आपका ये वाला जो भाग है, ये जो नदी है, ये आपकी इस तरह से बहती हुई सिंधु नदी कराची के निकट, कहां पर बेटा? कराची के निकट ही जाकर सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है? कोई भी प्रश्न हो भैया पूछ लेना, है ना। यहाँ पर क्या है कि हमें एक एक चीज आपको बतानी है। हो सकता है कि आपको यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम में आना तय है, जो बता रहा हूं आएगा। ठीक है, चलिए। तो सिंधु नदी के बारे में हमने बात किया, इंडस रिवर के बारे में ये हमने बता दिया कि ये कितने किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर बहती है और कहा जाती है? अरब सागर में। इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां कौन सी? तो देखो, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी और काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य में एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक। ये जो नदी है, ये नदी का नाम है श्योक नदी। और ये जो श्योक नदी जो है, ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, जो उत्तर से आकर दक्षिण में। ठीक है, बनेगा। और अन्य सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में आपको जो बताया, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ठीक, ये तो है। साथ में काबुल, कुर्रम, ठीक है, कुर्रम ये भी एक है आपको, ये भी यहाँ पर है, जो अफगानिस्तान से आती है, पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, गिलगित, ये क्या है? ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है बेटा? सिंधु की सहायक, बाएं और दाएं तट। ठीक है, तो बाएं तट से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास है। और दाएं तट से मिलने वाली आपको ध्यान रखना है काबुल, कुर्रम, गिलगित और आपकी श्योक। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहां से, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक झील है, श्रीनगर के पास से हम जाते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में जाते हैं, तो यहाँ पर एक झील आपको देखने को मिलती है, वो झील है शेषनाग झील।
कौन सी? शेषनाग। अभी हमने झील का टॉपिक नहीं पढ़ा है, हम झील पढ़ेंगे तो उसमें और हम आपको इसको डिटेल से बताएंगे कि शेषनाग झील कहाँ है, बैरीनाग झील, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, है ना, ये सभी झील जो है, डल झील, बुलर झील, ये आपके कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, तो शेषनाग झील से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम है झेलम नदी। क्या नाम है इसका? झेलम नदी। और झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 140 किलोमीटर के लगभग में, शायद इससे ज्यादा भी हो, एक सीमा का निर्माण करती है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना अशोक, सम्राट अशोक द्वारा की गई है। याद रखना, श्रीनगर डल झील जो है यहीं पर स्थित है, झेलम नदी के किनारे ही है। तो झेलम नदी जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी नदी? ठीक, झेलम नदी। झेलम नदी को पहले प्राचीन काल में बितिस्ता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बितिस्ता से। क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछा जाता है, याद रखना कि झेलम को सर ने आपको क्या बताया? झेलम नदी, इसको याद रखना, बितिस्ता। ये जो बितिस्ता नदी है, ये झेलम नदी यहीं पर, याद रखना कि 226 ईसा के पूर्व, 326 ईसा के पूर्व यहाँ पर सिकंदर वर्सेस पोरस नामक एक भारतीय साहसी शासक का के मध्य युद्ध हुआ था। उसी युद्ध को झेलम नदी का, बितिस्ता का या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि सिकंदर और पोरस के मध्य, सिकंदर मकदूनिया से आया था विश्व को जीतने के लिए। इतिहास में आपको पढ़ना होता है कि सिकंदर वर्सेस पोरस का युद्ध बितिस्ता या झेलम नदी के किनारे हुआ था। यह हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर की विजय, लेकिन पोरस जो है वीर साहस के साथ में, वीरता के साथ लड़ा था। ये भारतीय शासकों में पहला ऐसा शासक था जिसने सिकंदर का मुकाबला, डटकर मुकाबला किया। चलिए, तो आगे देखना कि झेलम नदी आपको याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन यहां से आना तय है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि झेलम नदी की सहायक नदी आपसे पूछ रहे, तो झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। ये आपसे यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी। तो क्वेश्चन मैंने बताया कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। क्या नगर स्थित है? श्रीनगर स्थित है। और आप जानते हैं श्रीनगर किसकी राजधानी है? श्रीनगर राजधानी है जम्मू की। ठीक है, ओके, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है ना, उसकी राजधानी है श्रीनगर। पहले आपको पता ही था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था, अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। कल की कक्षाओं में हमने कुछ चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था बाड़ा लाचा दर्रा के बारे में, आपको मैंने जिक्र किया था। बेटा, बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? बताइएगा, किस राज्य में है? कल हमने बताया ये हिमाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित बाड़ा लाचा दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इस दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है, मतलब इस दर्रे के उत्तर वाले भाग से, इस दर्रे के उत्तर वाले भाग से चंद्र नाम की एक नदी का उद्गम होता है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, चंद्र। और दक्षिण वाले हिस्से से, ऐसा नहीं कि दर्रे से उद्गम हो रहा है, इसके आसपास के एरिया से, है ना, हम उसको बता रहे हैं, उसकी लोकेशन बता रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि सर दर्रे से नदी निकल रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? भैया, दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है पास, जिसको एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी के मध्य से गुजरने का रास्ता। यहाँ पर भी क्या है? चंद्र, और यहाँ दक्षिण में क्या? भागा। ये दोनों नदी हिमाचल प्रदेश में केलांग नाम की जगह है, केगांग भी कह सकते हैं, केगांग है जहां तक, केलांग नहीं है, केगांग नाम की, केलांग नाम की जगह है। और इस केलांग नाम की जगह पर वो क्या होती हैं? दोनों आपस में मिलती हैं। और किस नाम से जानी जाती हैं? चंद्र
भागा के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहाँ से है। तो चिनाब नदी जो है इसका उद्गम बाड़ा लाचा दर्रा से होता है। और बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है बेटा? तो ये दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से होता है। इसे चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी जम्मू कश्मीर राज्य में जाती है तो जम्मू कश्मीर में इसे चिनाब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चिनाब। अब आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? यहां से एक क्वेश्चन फिर आ जाएगा। ये इतिहास का नाम भैया क्वेश्चन आना है, आएगा, आपको ध्यान रखना है कि चंद्र और भागा के नाम से निकलने वाली चिनाब नदी, चंद्रभागा नदी, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर राज्य में कहलाती है। इसे प्राचीन काल में अस्कनी के नाम से, अस्किनी या अस्कनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, रट लेना, याद रख लेना, लिख लो आप। क्वेश्चन आएगा आपका कि चिनाब नदी को है क्या कह रहे हैं? अस्कनी। झेलम को क्या कह रहे हैं? बेतिस्ता। और भी नदी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये चिनाब नदी आ गई। चिनाब